गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं काजल चंद्राकर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फुलकर्रा से गौरव गरियाबंद के तहत चल रहे इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोग को क्लास 12 का टॉपिक विद्युत धारा पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा, इससे पहले चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाले चैप्टर में कि जो हमारा आवेश है, आवेश जो क्यों होता है वह स्थिर रहता है। ठीक, आवेश स्थिर रहता है मतलब यहाँ पर जो V का मान रहता है वो 0 रहता है, जिसके कारण यहाँ पे आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि हमारा जो यह आवेश होता है वह गति करना शुरू करता है। और कैसा गति करता है? एक नियत वेग से। एक नियत वेग से गति करता है। मीन्स अगर ये 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है आवेश, तो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही चलेगा और आवेश का प्रवाह हमारे जो विद्युत परिपथ या फिर चालक है उसमें होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत धारा बराबर किसी चालक के किसी परिच्छेद से, जैसे ये आपका चालक है, इस चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर के मतलब एक पर्टिकुलर समय में जितना आवेश प्रवाह हो रहा है इसे हम कहते हैं विद्युत धारा। एक बार और रिपीट कर रही हूं मैं। विद्युत धारा का डेफिनेशन होता है किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, बटे इसका सूत्र होता है विद्युत धारा को अपन I से डिनोट करते हैं। I बराबर आवेश Q बटे T, मतलब T सेकंड में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको अपन विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक, इसका यदि हम विमीय सूत्र देखते हैं, इसका SI मात्रक देखते हैं तो कूलाम का आवेश का SI मात्रक होता है, आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कूलाम। और समय का होता है, समय का SI मात्रक आपने 11th में पढ़ा होगा सेकेंड। ठीक, तो सेकेंड पे जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कूलाम सेकेंड का इनवर्स, इसी को हम लिखते हैं एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वह एम्पियर। अब देखते हैं राशि, क्या विद्युत धारा सदिश राशि या अदिश राशि? तो विद्युत धारा जो होती है वह अदिश राशि होती है। मतलब विद्युत धारा का दिशा भी सदिश राशि होने के लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। 3 प्रॉपर्टीज होती है, परिमाण होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और तीसरा होना चाहिए सदिश योग के नियमों का पालन करना। चूंकि हमारा जो विद्युत धारा होता है इसमें परिमाण होता है, दिशा होता है, बट यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए जो विद्युत धारा होती है वह एक अदिश राशि होती है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा क्या होती है, इसका SI मात्रक क्या होता है और यह कौन सी राशि होती है। तो ये आपका डेफिनेशन SI मात्रक और यह एक अदिश राशि होती है। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं धारा घनत्व। सबसे पहले धारा घनत्व का डेफिनेशन देखते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से, अब इसमें एक नया शब्द है प्रति एकांक, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। मीन्स आपका ये चालक है, इस चालक में एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में बहने वाली जो विद्युत धारा है उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। उसमें क्या था? आवेश प्रवाह की दर पूरे चालक में के परिच्छेद में हो रही थी। इसमें क्या होगा? प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में जो धारा बहेगी उसको अपन बोलेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व को अपन J से डिनोट करते हैं।
जे, और इसका फॉर्मूला होता है जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। यहाँ पे ए आपका क्षेत्रफल है और ए जो है वो विद्युत ए क्षेत्रफल है और आई जो है वो विद्युत धारा है। ठीक, अब इसका एसआई मात्रक अपन जब देखेंगे तो हमारा जो धारा है उसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा, लंबाई चौड़ाई क्या होता है आपका मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। तो जो धारा घनत्व है उसका एसआई मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर, या फिर एम्पियर मीटर का की पावर -2। ये होगा आपका धारा घनत्व का विमीय सूत्र। ठीक, और यह जो धारा घनत्व होती है यह एक अदिश राशि होती है, मीन्स इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, और यह सदिशों के नियम का पालन भी करती है। इसके बाद अपन देखेंगे अनुगमन वेग। ठीक, अनुगमन वेग सबसे पहले इसका फॉर्मूला परिभाषा देखते हैं। अनुगमन वेग वह नियत वेग औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। थोड़ा सा देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा, परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके सारे मतलब बाहर कक्षा में भ्रमण करते रहते हैं। ठीक, तो इसका जो अंतिम कक्षा होता है उसको अपन बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब जो परमाणु उसके टेम्परेचर को हम थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं तो जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं, जो वीकली बंधे हुए रहते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अंतिम कक्षा को छोड़ के फ्री हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जिस अंतिम कक्षा को छोड़ता है वहां पे परमाणु में उस जगह पे धनायन हो जाता है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, चालक जब इस पर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं जोड़े रहते तो इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करते हैं। इसको इसमें चूंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं जुड़ा रहता इसलिए इसको प्रॉपर दिशा नहीं मिल पाता और यह यादृच्छिक गति करते हैं। इसमें पहले से धन आयन उपस्थित रहता है जिससे टकरा के ये इधर उधर गति करना शुरू करते हैं, जिस वजह से इसमें विद्युत का प्रवाह शुरू नहीं होता। जब हम इसमें एक बैटरी या फिर कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो यह जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस से प्लस की ओर गति करना शुरू कर देता है और इसमें विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाह करना शुरू कर देता है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से प्लस की ओर गति करना शुरू करता है तो ये जो बैटरी से जो ऊर्जा ली गई होती है इलेक्ट्रॉन की, वह ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि यह जो प्लस से धनायन से टकराने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। ऊर्जा जब धीरे धीरे कम होती है उसकी वजह से इसका जो वेग है वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है और यह एक नियत औसत
वेग से गति करना शुरू कर देता है। तो इसी नियत औसत वेग को ही हम कहते हैं अनुगमन वेग। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अनुगमन वेग वह नियत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। एक बार और देख लीजिए, जो हमारा चालक होता है वह बिना विद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र है, जब उसमें नहीं रहता तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो धन आयनों से टकरा के इधर उधर यादृच्छिक गति करना शुरू कर देते हैं या प्रॉपर वे पे प्रॉपर दिशा में गति नहीं करती, जिसके कारण इस पर जो जिसके कारण इसमें विद्युत क्षेत्र मतलब धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसको प्रॉपर वे से गति करवाने के लिए हम इस पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वह माइनस से प्लस की ओर गति करना शुरू करती है और जो हमारा विद्युत धारा है वो भी प्लस से माइनस की ओर गति करना शुरू कर देती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन जब गति करती है तो धीरे धीरे उसका ऊर्जा जो है वह कम होने लग जाता है, जिससे उसका वेग भी धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर वह एक नियत औसत वेग से गति करना शुरू कर देती है। इसी नियत औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, इसके बाद अपन देखेंगे अनुगमन वेग और धारा में संबंध। ठीक, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। ये चालक है हमारे, इसका मान लेते हैं अपन पी क्यू चालक है, जिसकी जो लंबाई है वो L है। इस पर है बाह्य विद्युत क्षेत्र प्लस माइनस। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लेते हैं। ठीक, पी क्यू चालक है जिसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। तब इस चालक का जो आयतन है वो होगा A इंटू एल। ए आपका क्षेत्रफल और L इंटू एल आपका लंबाई। यदि चालक के मतलब ये चालक है आपका एकांक आयतन, मतलब एक पर्टिकुलर एक यूनिट आयतन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हम n मान लेते हैं, चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हम n मान लेते हैं, तो पूरे चालक का एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, A इंटू एल इंटू एन। ठीक है, इसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये हमको मिल गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का मान यहाँ पे हमको मिल गया, n इज इक्वल्स टू A इंटू एल इंटू एन। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं कुल आवेश। इस फॉर्मूला को हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि Q इक्वल्स टू एन ई। एन होता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये ई होता है आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से A इंटू एल इंटू एन, A इंटू एल इंटू एन और इंटू ई आपका ये एक इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, ये हमारा निकल गया कुल आवेश। अब इस आवेश को मान लो आपका आवेश यहाँ पे था, पूरे चालक में पार करने में लगा समय। ठीक, आवेश को पूरे चालक में पार करने के लिए लगा समय मान लेते हैं अपन कितना है, t है। ठीक, तो अपन ने पढ़ा होगा 11th में 9th में भी कि दूरी बराबर वेग बराबर दूरी बटे समय। यदि हमको समय का फॉर्मूला चाहिए तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, समय इज इक्वल्स टू दूरी बटे वेग। ठीक, तो ये यहाँ से आया, समय को अपन t लिखते हैं, दूरी यहाँ पे हमारा है l और यहाँ पे वेग जो है हमारा अनुगमन वेग है, जिसको हम vd से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए हम इसको vd से डिनोट करते हैं। तो t इक्वल्स टू हो गया आपका l अपॉन vd। ठीक, इसके बाद चालक में बहने वाली धारा फॉर्मूला भी पढ़े हैं, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक, तो क्यू का मान ये पुट कर देंगे अपन A इंटू एल इंटू एन ई और टी का मान, ठीक मैं इसको सॉल्व करके बता रही हूँ। Q का मान A L N E बटे T का मान अभी हमने निकाला L अपॉन VD। L अपॉन VD।
वी डी तो नीचे में, पर ऊपर लेके जाते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा आपका ए एल एन ई वी डी अपॉन एल। एल और एल यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। ठीक, ये आपका आई इक्वल्स टू आ गया ए एन ई वी डी, इसको अपन जमा के लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये है आपका धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं ओम का नियम। सबसे पहले ओम का नियम क्या कहता है पहले देखते हैं उसको। ठीक, ओम का नियम, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था मीन्स उसकी जो भी फिजिकल अवस्था है, ताप विकृति, मतलब अगर वो चालक का अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो वो 40 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, और विकृति मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब क्या कह रहे हैं, किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन, मतलब उसका टेम्परेचर एज इट इज रहना चाहिए और उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो भी एज इट इज रहनी चाहिए। तो उस पर बहने वाली जो धारा होती है वो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर को अपन वी से डिनोट करते हैं, जो आपके चालक थे उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उस पर जो बहने वाली धारा है उसके क्या रहते हैं आप, अनुक्रमानुपाती रहता है। अर्थात यदि हम 10 वोल्ट के धारा में कितना हमको 2 एम्पियर धारा मिल रही है, तो अगर हम वोल्ट को बढ़ाते हैं, अगर इसको अपन 20 वोल्ट करते हैं तो इसका जो धारा है वो भी बढ़ेगी। ठीक, तो जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। कुछ शर्तें दी गई हैं कि इसके ताप में भी कोई परिवर्तन ना हो और विकृति में भी कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, ओम का नियम, इसको यदि हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, एक नियतांक लगा देते हैं R और ये आपका I। यहाँ से अपन यदि हमको R की वैल्यू निकालनी है तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ठीक, इस R को अभी अपन आगे पढ़ेंगे, R को प्रतिरोध कहते हैं। ये अनुगमन वेग का जो व्यंजक है उसको मैंने आप लोग को नहीं बताया। ये अनुगमन वेग का व्यंजक होता है वी डी इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ठीक, ओम के नियम का निगमन, अब इसमें सेम चीज रहेगा। पी क्यू एक चालक है जिसकी लंबाई जो है वो एल है, इसका जो विभवांतर है वो V है, बहने वाली धारा I है और इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो कैपिटल E है। लास्ट चैप्टर विभव वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध होता है E इक्वल्स टू V अपॉन L। इसी को लेके अपन ओम के नियम का निगमन करेंगे। ठीक, अभी हमने अनुगमन वेग और धारा में संबंध पढ़ा। I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी।
ठीक, और जो अनुगमन वेग है उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला वी डी इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। यहाँ से जो धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, यहाँ पे जो वी डी है उसके जगह पे अपन वी डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एन ई ए वी डी ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। यहाँ से जो हमने ई की वैल्यू लिखी है वी अपॉन एल, उसको अपन पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एन ई ए ई के जगह पे आपका आ जाएगा वी, नीचे में आ जाएगा एल टाउ इंटू एम। यहाँ पे एन ई 2 बार है आपका, तो ई का स्क्वायर हो जाएगा ए वी टाउ अपॉन एल एम, और इधर है आपका आई। हम ओम के नियम का निगमन कर रहे हैं, मतलब हमको क्या चाहिए, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ये चाहिए। ठीक है, तो V को अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा I अपॉन V। ठीक, तो क्या बचेगा इधर एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एल एम। ठीक, I अपॉन V, हमको तो V अपॉन आई चाहिए, तो इसको अपन रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा V अपॉन आई इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड भी उल्टा हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। इसको अपन V अपॉन आई को अपन R भी लिख सकते हैं, ये आपका है ओम का नियम, R इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक, इस डेरिवेशन को एक बार और देख लीजिए। हमने क्या लिया, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध से E इक्वल्स टू वी अपॉन आई। धारा और अनुगमन वेग के संबंध से अपन जानते हैं I इक्वल्स टू एन ई इंटू ए इंटू वी डी। ठीक, वी डी की वैल्यू, अनुगमन वेग की का जो व्यंजक का सूत्र होता है E कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। यहाँ से धारा और विद्युत अनुगमन वेग के बीच संबंध से हम वी डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो एन ई ए वी डी के जगह पे क्या आ जाएगा ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। इसके बाद ये जो हमारा ई है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के जगह पे अपन वी अपॉन एल पुट कर देंगे। ठीक, इसके बाद ई वी अपॉन एल पुट कर देंगे, एन ई ए ई वी अपॉन एल टाउ अपॉन एम। हमको चाहिए V अपॉन आई, ये हमारा है ओम का नियम, R इक्वल्स टू वी अपॉन आई चाहिए, तो V को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर आ जाएगा आई। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका I अपॉन वी इक्वल्स टू, फिर ये E इंटू ई क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ बटे एल एम। ठीक, इसके बाद हमको क्या चाहिए, V अपॉन आई चाहिए, तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो I अपॉन वी, लेफ्ट हैंड साइड को V अपॉन ई आई करेंगे, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा आपका एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे एम एल। ठीक, ये हमारा हो गया ओम का नियम। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रतिरोध। ठीक, पता नहीं, नहीं सामने रहिए ना, सामने रहिए, क्लास ओवर हो गया, समझिए।
जी ठीक। इसके बाद अपन देखेंगे प्रतिरोध। आप लोग पढ़े होंगे 9th या 10th में कि किसी चालक में जब धारा बहती है तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक। अब प्रतिरोध का कारण क्या होता है? जब किसी चालक में, जैसे हमने अनुगमन वेग में देखा कि चालक में जो है वो इलेक्ट्रॉन बह रहा था, इलेक्ट्रॉन बहने से चालक में पहले से उपस्थित जो धन आयन थे उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न, मतलब उसकी गति में जैसे वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा था तो जो धनायन है वह भी धनायन के टकराने से उसकी जो गति है वो विक्षेपित हो जा रही थी, मतलब उसमें अवरोध उत्पन्न हो जा रहा था। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यही जो है होता है आपका प्रतिरोध का कारण बनता है। ठीक। तो R इक्वल्स टू, प्रतिरोध को अपन डिनोट करते हैं R से। ठीक। तो इसका एक और डेफिनेशन होता है, हमने अभी पढ़ा है, R इक्वल्स टू V/I ओम के नियम में। तो इसका और एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जो विभवांतर है, विभवांतर और धारा के बीच के जो अनुपात होता है उसे भी अपन प्रतिरोध कहते हैं। ब्लैक बोर्ड जो है लूज है, कहीं से मैं देख रहा हूँ पीछे में। रेड तो जो है रेड को ग्रीन करना पड़ेगा क्या? बात करते हो रहा है सर ऑन? आप बात करते रहो जी। एक्सप्लेन करते रहो। ठीक। अभी हम देखेंगे प्रतिरोध का प्रभावित करने वाला कारक, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक, एवं उसका विमी सूत्र भी अभी अपन निकालेंगे। प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वह ओम होता है। हाँ ओपन रखिए। बंद हो गया था वायर, अभी टच किया था तो यहीं से होता है। वो नीचे वाले वायर को टच किया ना तो वो फिर चला। इसको ठीक से करवाना सर इस साइड लेके स्विच कीजिए। ठीक। रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक। तो जैसे मैंने बताया, प्रतिरोध का परिभाषा जो होता है, किसी चालक के धारा में अवरोध उत्पन्न करने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक। इसका एक और परिभाषा होता है जो अपन ये फॉर्मूला से ले सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V/I। विभवांतर और धारा के बीच के अनुपात को हम कहते हैं प्रतिरोध। इसका विमी सूत्र निकालते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है, इस फॉर्मूला का यूज करके। R इक्वल्स टू V/I। विभवांतर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। विभवांतर का सूत्र होता है W/Q0 और ये आपका I। W होता है आपका कार्य, 11 में पढ़ा होगा आपने कि कार्य का विमी सूत्र होता है mL² T⁻⁻²। Q अभी पढ़ा है आप लोगों ने I इक्वल्स टू Q/T। तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q इक्वल्स टू I इंटू A। तो इस Q की जगह पे आ जाएगा आपका I इंटू A और ये आपका करंट I। ठीक। इसके बाद I आपका है धारा। धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर।
और यहाँ पे भी धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। ठीक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये Q इक्वल्स टू I इंटू टी, तो ये I इंटू टी। ठीक, I का होता है एम्पियर, ये वाले I का भी एम्पियर, T का होता है टाइम। T को अपन ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर थोड़ा साइड में खड़ा हो, पीछे छुप रहा है। ए की पावर -2। तो ये आपका प्रतिरोध का विमी सूत्र हो गया, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2। साइड में भी लिख सकते हो, जी साइड में बोर्ड में भी लिख सकते जी सर। हो, पूरा बोर्ड ही है। ठीक, ये होगा विमी सूत्र। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है प्रतिरोध का वो होता है ओम। ठीक, अब अपन देखते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अभी ओम के नियम में हमने आर का एक फॉर्मूला निकाला था, आर इक्वल्स टू एम एल अपॉन ठीक, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम देखेंगे कि प्रतिरोध जो है वो किस किस चीज़ को कैसे प्रभावित करता है। ठीक, सबसे पहले चालक की लंबाई पर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि R जो है वो लंबाई के मतलब L के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि हम किसी चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उससे चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और लंबाई को जब हम कम करते हैं तो चालक के प्रतिरोध की लंबाई भी कम हो जाती है। ठीक, तो ये, और ये जो आपका m होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे जो n होता सॉरी ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी कांस्टेंट होता है। प्रभाव क्या पड़ता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, और n जो होती है पदार्थ की प्रकृति पर, और टाउ जो होता है ताप पर। ठीक, तो सबसे पहले हमने चालक के लंबाई पर प्रभाव देख लिया। अब दूसरा देखते हैं चालक के क्षेत्रफल पर। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के जो क्षेत्रफल है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि क्षेत्रफल जो है वो अधिक होगी तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वह कम होगा, और क्षेत्रफल जो है वो कम होगी तो चालक का जो प्रतिरोध है वह अधिक होगा। इससे अपन ऐसा समझ लेते हैं कि अगर कोई चालक जो है वो बहुत मोटा है तो उसका जो प्रतिरोध है वह जो कम होगा, अगर चालक जो है वो पतला है तो प्रतिरोध जो है वो अधिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं चालक के पदार्थ की प्रकृति। अब जो चालक के पदार्थ की प्रकृति होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। ठीक, तो चालक के पदार्थ की प्रकृति के भी जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जिस चालक की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, ठीक, उसका प्रतिरोध जो है वो कम होगा, और जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम होगी उसका जो प्रतिरोध है वो अधिक होगा। ठीक, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं चांदी का। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह कम होता है। इसके बाद अपन आते हैं ताप में। ठीक, ताप भी
सबसे पहले तो अपन ये विश्रांति काल देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जब टक्कर होती है, इलेक्ट्रॉनों का जब जिसमें जो धनायन उपस्थित होते हैं उसमें जब टक्कर होती है उससे, तो कुछ समय से के लिए वह रुकती है, तो वो जो समय कहलाता है वही आपका विश्रांति काल कहलाता है। अब विश्रांति काल कैसे ताप पर डिपेंड करता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, विश्रांति काल का जो मान है वो कम हो जाता है, मतलब कम समय के लिए रुकती है। तो विश्रांति काल का मान जो है वो कम हो जाता है। विश्रांति काल का मान कम होगा ताप बढ़ाने से, तो जो आपका प्रतिरोध है वह जो है कम होगा, अधिक होगा, सॉरी। तो ताप अगर अधिक होता है तो चालक का प्रतिरोध भी अधिक होगा। ठीक, तो ये चार कारक है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। ठीक, इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी पदार्थ के ठीक, किसी पदार्थ की, ये हमने पढ़ा अभी कि कोई चालक होती है, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो इसमें से एल के अनुक्रमानुपाती होता है और प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर दोनों को हम मर्ज करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका एल अपॉन ए, आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए। ठीक, जैसे हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक लग जाता है रो एल अपॉन ए, ये रो है आपका प्रतिरोधकता। अब एक कंडीशन देखते हैं कि किसी पदार्थ में यदि किसी पदार्थ में लंबाई को 1 कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 1 कर दिया जाए तो उस पर जो प्रतिरोध रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता। यदि हम किसी पदार्थ का में लंबाई को एकांक कर दे और क्षेत्रफल को एकांक कर देंगे तो उस सिचुएशन में जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोधकता कहलाएगी। एक बार देख लेते हैं कि किसी पदार्थ के, ये इसका परिभाषा है प्रतिरोधकता का, कि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल अनुप्रस्थ वाले चालक के प्रतिरोध को ही उसका क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से हम रो का मान निकाल सकते हैं। आर को इधर ट्रांसफर, ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल इक्वल्स टू रो। ये रो का सूत्र है। इस रो का यूज करके हम ऐसा ही मात्रक निकाल लेंगे। क्या था हमारा आर, एल अपॉन ठीक, यहाँ से हम इसका ऐसा ही मात्रा कैसे निकालेंगे, ये आर आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा कभी हमने पढ़ा ओम, और ये जो ए है वह क्षेत्रफल है। आर का ऐसा ही मात्रक ओम, क्षेत्रफल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर का स्क्वायर इनटू लंबाई का भी क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका ओम मीटर। ये होता है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर। अब इसका विमी सूत्र भी देख लेते हैं। इक्वल्स टू आर अपॉन ए। प्रतिरोधकता का विमी सूत्र अभी हमने निकाला था, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3
ए की पावर -2। ठीक, लंबाई का यहाँ पे L, ए क्षेत्रफल है आपका, तो क्या हो जाएगा इसका L का स्क्वायर, यहाँ से एक L यहाँ से हो जाएगा कैंसल, ये L स्क्वायर के साथ ये जुड़ जाएगा, तो ML क्यूबिक T की पावर -3 ए की पावर -2। ठीक, ये हो गया आपका प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र। अब देखेंगे अपन प्रतिरोधकता की निर्भरता। ठीक, प्रतिरोधकता का हमने फॉर्मूला भी प्रतिरोध का निकाला था, mL/n E² A टाउ। ठीक, और ये आपका A/L, यहाँ से L और L हो जाएगा कैंसल, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से A भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m/n E² टाउ। ये है व्यंजक प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता बराबर m/n E² इंटू टाउ। तो जो प्रतिरोधकता होती है, ये तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कांस्टेंट होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी कांस्टेंट हो जाता है। तो प्रतिरोधकता सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक पदार्थ की प्रकृति पर और दूसरा होता है विश्रांति काल या फिर ताप पर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम यदि तार के जो लंबाई होता है उसको दुगनी या चौगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूंकि जो है अब हमारा जो प्रतिरोधकता है वह लंबाई पर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यदि हमको बोला जाए कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या क्या अंतर होता है, ये भी पूछा जाता है। तो सबसे चूंकि इस चैप्टर में आपके 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपन 3 ही अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर में हम डेफिनेशन को डाल देंगे कि किसी चालक तार में धारा के प्रवाह जो अवरोध उत्पन्न करती है उसको अपन प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोधकता का भी जो डेफिनेशन है उसको डाल देंगे। सेकेंड में हम इसका जो SI मात्रक है, प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, उसको डाल देंगे। और जो थर्ड होता है आपका जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई, क्षेत्रफल, ताप और पदार्थ की प्रकृति, 4 चीज़ों पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोधकता सिर्फ ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये 3 पॉइंट हो जाता है। अब अपन देखते हैं कार्बन प्रतिरोध। ठीक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में विभिन्न मानों के लिए, मतलब ये भी एक टाइप का प्रतिरोध होता है, बट इसमें रंगों का यूज किया जाता है। ठीक, इसे हम कहते हैं वर्ण कोड। वर्ण कोड, तो इससे कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं जिसे अपन देखते हैं। इसके लिए ये कोड होता है जिसको हमको ट्रिक की हेल्प से याद करना पड़ता है। सबसे पहले मैं कार्बन प्रतिरोध बताती हूँ। इसमें 4 बैंड होते हैं। ये 4 बैंड, इसमें ABCD। AB जो होते हैं वो सार्थक अंक को प्रदर्शित करते हैं। ये सार्थक अंक, ये वाला जो अंक होता है आपका सार्थक अंक होता है। ठीक, और जो C होता है वो गुणांक को, और जो D होता है ये जो टॉलरेंस होता है परसेंटेज में दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये चौथा बॉक्स नहीं दिया जाता, उसका मतलब ये होता है कि इसमें 3 ही लाइन दिया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई रंग नहीं, तो यहाँ पे हमको 20% डालना रहता है। ठीक, इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला R = AB × 10⁻⁶ ± D का %।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कार्बन प्रतिरोध दिया गया है ये, और चारों बैंड में कुछ कलर्स दे दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट बैंड पीला, सेकंड बैंगनी, थर्ड भूरा, पीला, बैंगनी, भूरा और ये फोर्थ है सुनहरा। पीला, एक के मान में पीला, पीला का जो अंक होता है वो कितना है 4 है, तो ए की जगह पे अपन क्या लिख देंगे 4। नेक्स्ट है आपका बैगनी, बैगनी जो आपका कलर है वो 7 इंटू 10 का 10। सी, भूरा जो है गुणांक रहेगा ना, सी जो रहेगा आपका गुणांक रहेगा, तो भूरा में, ठीक, भूरा में आपका क्या है 10 की पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 1 प्लस माइनस डी, परसेंट बताता है डी सुनहरा, मतलब सुनहरा में आपका क्या है 5। तो ये है इस कार्बन प्रतिरोध का, कार्बन प्रतिरोध R इक्वल्स टू 4 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस माइनस 5। एक और क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दे दिया जाता है और इसमें रंगों का क्रम पूछा जाता है, तो ये हमको जब याद रहेगा तो हम देख पाएंगे कि जो 2 होता है, 2 किस नंबर का अंक होता है लाल रंग का, तो यहाँ पे रंगों का क्रम सबसे पहले क्या हो जाएगा लाल, फिर उसके बाद 4 जो होता है नारंगी, तो सेकंड कलर क्या हो जाएगा नारंगी, ठीक। और यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं दी गई है, बट क्या दिया गया आपका 0 मतलब यहाँ पे क्या होगा 24 इंटू 100 रहा होगा, मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगा आपका 2, 10 की पावर 2 में जो गुणांक होता है वो क्या है आपका लाल। इसके बाद जो 10% है, 10% क्या किस कौन से कलर का रंग है चांदी, तो इसमें रंगों का क्रम क्या होगा लाल, नारंगी, लाल और चांदी। एक और इस टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें भी हमको रंगों का क्रम देखना है। 7 होता है आपका नीला रंग का, तो इसका जो पहला क्रम हो जाएगा वो नीला, ठीक। उसके बाद 6 हरा, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, इसको मैं इसमें अगर एक और 0 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा 3 0 लगा, मतलब इसमें 76 में जो है 10 की पावर 3 1000 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब ये क्या है आपका 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 किसका होता है नारंगी, तो इसका जो तीसरा रंग होगा वो क्या होगा नारंगी, ठीक। इसके बाद इसका जो परसेंटेज होगा 20% में क्या होगा आपका कोई रंग नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा नेक्स्ट, मतलब कोई रंग ही नहीं रहेगा, यहाँ पे अपन कुछ लिखेंगे ही नहीं, इसमें बस 3 कलर्स होंगे नीला, हरा और नारंगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जी ठीक है,
तो यहाँ तक का मैंने बताया, और बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, जैसे इसके बाद हमको पढ़ना है मीटर सेतु, विभव मापी, मीटर सेतु, विभव मापी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर के 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इजी चैप्टर और बहुत इजी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं जो आपके 5 साल में आए रहते हैं। तो आप अनसॉल्व से उस क्वेश्चन को देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।